Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 25th January 2024 and like every day मैं हूँ आपके साथ कुछ current affairs topics लेकर. These topics are very important for various competitive examinations in India. So without wasting time, let's start the session. Now the topic is about Davos meeting 2024. हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हेल्ड हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस सिटी में जनवरी 15 से जनवरी 19 के बीच. दावोस मीटिंग 2024 का थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट. नाउ सम फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा फोरम है जहां वर्ल्ड के पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल और अदर लीडर्स आकर यहां एक जगह गैदर होते हैं, अपने अपने एजेंडाज रखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक कंसेंसस बनती है कि आने वाले साल के लिए उनका क्या अप्रोच रहेगा काम करने का. तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड के दावोस में, हर साल होती है ये. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फाउंडेशन हुई थी जनवरी 1971 में बाय द जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट क्लाउस श्वाब. इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं जिसे पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट. दावोस 2024 मीटिंग में कई एजेंडा पर डिस्कशन हुआ था लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा. ऐसा कहा गया कि आने वाला साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है. यहाँ ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उन सबको डिस्कस किया गया. इसके अलावा यहाँ कुछ पोटेंशियल थ्रेट्स के ऊपर भी हाईलाइट किया गया, जैसे नीड फॉर रेगुलेशन. जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी डेवलप हो रहा है उसके ऊपर एक रेगुलेशन की ज़रूरत है. जॉब लॉसेस का भी एक डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण. रिस्क ऑफ इम्पर्सनेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक का ज़माना आ गया है अभी. द इनइक्वलिटीज इट कैन पोटेंशियली वर्सन. इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन के बाद मीटिंग के सारे पार्टिसिपेंट्स इस बात पर एग्री हुए कि जो भी एआई का पॉजिटिव होगा उससे हम एआई के नेगेटिव्स को आउटवे कर देंगे एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस शुड नॉट फेस अ मेजर थ्रेट फ्रॉम एआई. तो सारे पार्टिसिपेंट्स ने आपस में इस तरह का एक कंसेंसस बनाया है. यहाँ वार एंड अनसर्टेनिटी पर भी एक डिस्कशन हुआ था. रिस्क पोज्ड बाय फ्रेजाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो मिडल ईस्ट में इजराइल फलस्तीन की वार हो, चाहे यूरोप में रशिया यूक्रेन की वार हो, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बहुत बड़ा थ्रेट पहुंचा है, बहुत सारा नुकसान हुआ है. तो उसको लेकर के भी यहाँ डिस्कशन हुआ. फूड सिक्योरिटी को लेकर जो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि सप्लाई चेन्स इफेक्ट हो रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले साल में, तो उसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ था. यहाँ इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि सिर्फ गाजा में जितने घर तोड़े गए हैं, जितने हाउसेस अभी टूटे हैं, उनको रीबिल्ड करने में एटलीस्ट $15 बिलियन चाहिए. $15 बिलियन, ये बहुत ही मैसिव अमाउंट है. और अरब ये कह रहे हैं, अरब स्टेट्स ये कह रहे हैं कि वे फंड करेंगे इसके लिए, $15 बिलियन वो फंड करेंगे, लेकिन पहले एक पीस, एक लास्टिंग पीस जब तक वहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो जाता, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं मिल जाता है, तब तक वो वहाँ पर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. तो मीटिंग में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई है. क्लाइमेट चेंज का ऐसा है कि कोई भी मीटिंग हो बस बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है. जैसे यहाँ भी बातें हुई है कि डिस्पाइट डिफरेंसेस, हम लोगों में आपस में डिफरेंसेस हो सकती है सारे कंट्रीज़ के बीच, लेकिन हमें यूनाइट होना होगा टू फाइट विथ क्लाइमेट चेंज. अगर ऐसा नहीं हुआ तो देर हो जाएगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्री ने हेल्प करना चाहिए टू फाइट विथ क्लाइमेट चेंज. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनइक्वलिटी और बढ़ती ही चली जाएगी. तो इस तरह की बातें खूब हुई है. क्या एक्शन होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, या अभी तक में पता चल ही रहा है. अदर मीटिंग इससे पहले भी हुआ इस तरह का, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है. ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, और बातें बस बड़ी बड़ी करते हैं. चाइना का कुछ इकोनॉमिकल फैक्ट हमें सामने यहाँ मिला. चाइना का इकोनॉमी स्लो ही होते जा रहा है. इवन 2023 में भी इसका जीडीपी ग्रोथ 5.2% रहा है, जो प्री पेंडेमिक लेवल से अभी तक नीचे ही है. इसके अलावा चाइना का एक जो ट्राई था टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेस्ट, उसमें कुछ कमी आ गई है, उसमें कुछ डिक्रीज देखा गया है. और इंडिया के बारे में सब कुछ अच्छा ही कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, टैलेंट, हेल्थ केयर. तो इस तरह से है
कि इंडिया के ऊपर एक अटेंशन पे करना चाहिए, ऐसा दावोस मीटिंग में वर्ल्ड लीडर्स ने कहा। इसके अलावा इंडिया को एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ मिली कि इंडिया ने ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करने में इंडिया सफल रहा है, जिसे इंडोर्स किया गया था WEF एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नॉलेज है एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा ताकि उससे वुमेन के हेल्थ, एजुकेशन और एंटरप्राइज को कुछ इन्हांसमेंट मिले, कुछ इम्प्रूवमेंट मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है इंडिया की तरफ से एंड होप वी कुड सक्सीड मच मोर। एंड ऑन दिस नोट आई एम कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। आई होप यू गॉट बेनिफिटेड। टॉपिक के डिस्कशन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन फिशरीज। पहला स्टेटमेंट है इट एड्रेसेस इशूज ऑन इंटरनेशनल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, और दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ इट्स सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, ऑप्शन आपके पास 4 हैं और सही आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिस्कशन में। नाउ द टॉपिक इज अबाउट सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। इस टॉपिक को समझने के लिए एक हायरार्की आपको पता होना चाहिए। आपको पता हो कि यूएनओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर कई सारी कमेटियां काम करती हैं, जिसमें से एक कमेटी है कमिटी ऑन फिशरीज, और कमिटी ऑन फिशरीज के अंडर एक सब कमेटी है सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, और इस सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट का फर्स्ट वाइस चेयर के रूप में इलेक्ट हुआ है इंडिया। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, अबाउट 78 ईयर्स एगो, एट क्यूबेक सिटी कनाडा। प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसके डायरेक्टर हैं कू डोंग्यू एंड FAO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑल ऑफ अस नो कि यूनाइटेड नेशंस के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क USA एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट कमिटी ऑन फिशरीज, कॉफी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में एज ए सब्सिडियरी बॉडी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना FAO के अंडर काम करेगा कमिटी ऑन फिशरीज। अभी इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगा। तो FAO के अंडर है कॉफ़ी यानी कि कमिटी ऑन फिशरीज। इसका काम है इंटरनेशनल फिशिंग और एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी इशू है उसको एड्रेस करना, पॉलिसी गाइडेंस देना कंट्रीज़ को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को या बिजनेस एंटिटीज़ को ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, recognizing global challenges, promoting collective solutions to ensure the environmental, economic and social sustainability of the fishing industry। इसके अलावा ये एक तरह का फॉरम भी है जहाँ कई सारे पार्टीज आकर नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को या ग्लोबल एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो पार्टीज कंट्रीज भी हो सकते हैं या बिजनेस फॉरम भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये FAO काउंसिल को अपना कुछ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है एंड कभी कभी जब FAO काउंसिल इस कमेटी को कोई मैटर देती है रिव्यू करने के लिए तो ये कमेटी अपना रिव्यू सबमिट भी करता है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। देखो FAO के अंडर मैंने अभी आपको बताया कि कमेटी ऑन फिशरीज है, तो ये कॉफ़ी के अंडर फिर 3 सब कमेटी है, याद रखना। एक है सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, और दूसरा है सब कमेटी ऑन एक्वाकल्चर, और तीसरा है सब कमेटी ऑन फिश ट्रेड। तो ये 3 कमेटी काम करता है इस कॉफ़ी के अंडर। उन्हीं 3 सब कमेटी में से जो एक कमेटी है सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, इसका फर्स्ट वाइस चेयर इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा ये जो सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2022 में अंडर द 35th सेशन ऑफ FAO कमेटी ऑन फिशरीज हेल्ड इन रोम। So that's all about Food and Agriculture Organization's Committee on Fisheries. I hope right answer आपको मिल चुका है। Now the topic is about Andrographis theniensis. टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे लेकिन उससे पहले आपसे क्वेश्चन। Andrographis theniensis recently seen in news is a bacteria, fungus, virus, plant. क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। रिसेंटली वेस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में प्लांट के एक न्यू स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम दिया गया है एंड्रोग्राफिक्स थेनियंसिस। आप सबको पता होना चाहिए जब भी किसी प्लांट के न्यू स्पेसीज को डिस्कवर किया जाता है, प्लांट या एनिमल कोई भी हो,
तो वहाँ जो जगह जहाँ से उसे डिस्कवर किया गया है उस जगह का नाम उसके साइंटिफिक नेम में डाला जाता है। दैट्स वाई आप देख सकेंगे कि थेनी डिस्ट्रिक्ट से ये डिस्कवर हुआ है, तो यहाँ एंडोग्राफिस थेनियंसिस इसका नाम दिया गया है। और जिस रिसर्च स्टूडेंट ने इस प्लांट स्पेसीज को डिस्कवर किया है वो भी तमिलनाडु के वानापार्थी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता है। एंड्रोग्राफिस एक जेनस है, ट्रॉपिकल एशियन जेनस, जिसके स्पेसीज इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड वेस्ट हिमालय में देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंडोग्राफिस जो इंडिया में पाए जाते हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। करेंटली इंडिया में 25 एंडोग्राफिस स्पेसीज डिस्कवर किए जा सके हैं एंड इसके यूजेज कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसके ट्रीटमेंट में इसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कफ, कोल्ड, फीवर, जॉन्डिस, डायरिया, कार्डियोवैस्कुलर एंड हेपेटिक डिजीजेज। So these were some facts about Endographis theniensis. Recently on 23rd January 2024 पराक्रम दिवस पूरे भारत में सेलिब्रेट किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है। So here are 3 statements. पहला स्टेटमेंट है he was elected as the president of Indian National Congress for the 2 consecutive terms. Second statement, he formed the Forward Bloc. And the third statement, he formed Azad Hind government in exile with the support of the Soviet Union. 4 options are given here. राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड डिस्कशन में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट पराक्रम दिवस। ऑल ऑफ अस नो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 इन कटक, ओडिशा। एंड दिस ईयर इन 2024 हमने सुभाष चंद्र बोस का 127th बर्थ एनिवर्सरी मनाया है और इनके बर्थ एनिवर्सरी को ही हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं। एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2021। तो देखो 2021 में उनके 125th बर्थ एनिवर्सरी के ठीक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि उनके बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। नाउ सम पॉइंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म हुआ था जनवरी 23, 1897 कटक, ओडिशा में। 1920 में उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास की, बट इन अप्रैल 1921 उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गए। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर एंड अ की फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे वो 2 टाइम्स एंड लेटर ऑन महात्मा गांधी से कुछ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट के कारण उन्होंने कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया था। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, दैट मीन्स 1939 के बाद का ही ये टाइम था जब अंग्रेज़ों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था। उस स्थिति में वो इंडिया से भाग जाते हैं। उनके भागने की भी कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमारा वो अभी पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि वो इंडिया से भागकर सोवियत यूनियन जाते हैं, फिर जर्मनी जाते हैं और फिर जापान जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, पूरा फ्रेजाइल सिचुएशन था पूरे वर्ल्ड का। उस समय वो इस तरह से एलाइड नेशंस के पास जाकर इंडिया के लिए हेल्प मांग रहे थे एंड कुछ हद तक वो सक्सीड भी करते हैं, क्योंकि विद जापानीज असिस्टेंस ही रीऑर्गेनाइज्ड एंड लेटर लेड द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वार एंड प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम मलय, सिंगापुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। Also with Japanese monetary, political and diplomatic and military assistance, उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाया था एग्जाइल में एंड रीग्रुप्ड एंड लेड द इंडियन नेशनल आर्मी इन बैटल अगेंस्ट द एलाइज एट इम्फाल इन बर्मा। तो ये एक लेगेसी है सुभाष चंद्र बोस की जो हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं उन्हें। दैट्स वाई उन्हें नेताजी कहा जाता है। उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। आई होप क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको मिल गया है। रिसेंटली गिर कैटल ब्रीड वॉज इन न्यूज। गिर एंड कंकरेज कैटल ब्रीड्स ये नेटिव हैं गुजरात के और गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इनके मिल्क आउटपुट को बूस्ट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा और इसी के लिए फर्स्ट टाइम ब्राज़ील के बुल्स का 40,000 डोजेज ऑफ फ्रोजन बुल सीमेन इंपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। सो दैट्स वाई इट वाज ए न्यूज़। तो देखते हैं ये गिर कैटल आखिर होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है। यहाँ गिर कैटल ब्रीड के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट हैं आपके पास। इट हैज़ टॉलरेंट टू स्ट्रेस कंडीशंस एंड रेसिस्टेंट टू वेरियस ट्रॉपिकल डिजीजेज। ये पहला स्टेटमेंट है गिर कैटल ब्रीड के लिए। एंड दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ ए नेटिव काउ ब्रीड फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिस्कशन में। सो हेयर इज अ पिक्चर ऑफ गिर काउ। इट इज़ अ फेमस इंडियन बोर्न डेयरी कैटल ब्रीड। ये अपने मिल्क आउटपुट के लिए इतना फेमस है कि इसे ब्राज़ील, यूएसए, वेनेजुएला और मैक्सिको कंट्रीज में भी इंपोर्ट किया जाता है इंडिया से। ये इंडिया के गुजरात में
गिर हिल्स में और काठियावाड़ के फॉरेस्ट में पाया जाता है। इंडिया में इसके और भी नाम हैं, भोदाली, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी एंड सूरती। ये पूरे दुनिया में रिनॉन्ड है फॉर इट्स टॉलरेंस टू स्ट्रेस्ड कंडीशंस एंड रेसिस्टेंट टू वेरियस ट्रॉपिकल डिजीजेज। तो इस कारण से ये जो काव है हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके मिल्क आउटपुट को बूस्ट करने के लिए अभी ब्राज़ील से बुल्स का सीमेन हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। सो दिस वर सम फैक्ट्स अबाउट गिर काव। आई होप क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज साइक्लोन। लेकिन टॉपिक के डिटेल डिस्कशन से पहले आपसे ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच होने वाला एक बाईलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये अपने आप में सेकेंड एडिशन है जो इजिप्ट के अंसास शहर में होने जा रहा है फ्रॉम 22 जनवरी टू 1 फरवरी 2024। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था पिछले वर्ष इन इंडिया। आई होप क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज खंजर। तो क्वेश्चन है आपसे, एक्सरसाइज खंजर कंडक्ट किया जाता है इंडिया एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। तो आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जिसे इनिशिएट किया गया था 2011 में इन नाहान इंडिया। इट इज एन एनुअल इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन बोथ द कंट्रीज। फॉर योर एग्जामिनेशन आपको ये 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज को 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया गया है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बाईलैटरल एक्सरसाइज एंड मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। डोमेस्टिक एक्सरसाइज में जो भी इंडियन आर्मी है या फिर इंडियन नेवी है वो आपस में ही इंडिया के अंदर एक्सरसाइज करती है। जैसे गांडी विजय वो इंडियन आर्मी का एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, पश्चिम लहर वो इंडियन नेवी का एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स का, विजय प्रहार इंडियन आर्मी का। अब बात करते हैं बाईलैटरल एक्सरसाइजेज की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाईलैटरल एक्सरसाइज है, सारे के सारे यहाँ नहीं ला सकता, कुछ इंपॉर्टेंट है। संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, फ्लिनिक्स इंडिया एंड श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड। इसके अलावा इंडिया एंड यूएस के बीच होता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास एंड कोप इंडिया। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच होता है नोमैटिक एलिफेंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति इंड इंडो कॉर्पैट समुद्र शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरुड़ शक्ति इंड इंडो कॉर्पैट एंड समुद्र शक्ति। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ होता है तो इंडिया एंड फ्रांस, गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ होता है तो इंडिया एंड फ्रांस, वरुण एक्सरसाइज भी इंडिया एंड फ्रांस के साथ होता है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको पता रहना चाहिए कि डायरेक्ट शक्ति एक्सरसाइज वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच है, समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच है, गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच है, लेकिन गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच है। इंडिया एंड जापान के बीच धर्मा गार्जियन एंड जिमेक्स, इंडिया नेपाल के बीच सूर्य किरण, इंडिया एंड चाइना के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। रिसेंटली न्यूज हेडलाइंस में मालदीव्स बहुत बना हुआ था तो इक्वेरिन होता है, इक्वेरिन इंडियन आर्मी और मालदीव आर्मी के बीच में होता है एक मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरिन। इंडिया एंड म्यांमार के बीच होता है इम्बैक्स। टेबल टॉप होता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, एंड बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक और होता है इन INBN कॉर्पैट। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद, इंडिया एंड थाईलैंड इंडो थाई कॉर्पैट। ऑसिनडेक्स भी होता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। सो दीज आर सम एक्सरसाइज, मैं सम कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे और हैं, इसे आप ठीक से देख लेना या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ लेना ठीक से। और कुछ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के भी नाम यहाँ दिए गए हैं, रिम्पैक, संवेदना, मालाबार, कोब्रा गोल्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होते हैं तो मैंने उसका नाम सारा यहाँ नहीं दिया है आपको। सो दीज वर द फैक्ट्स अबाउट मल्टीलैटरल एंड बाईलैटरल एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज खंजर इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, आपको पता चल गया है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट मधिका लैंग्वेज। केरल के एक कारीवेल्लूर ग्राम पंचायत में एक रिमोट कॉलोनी है कूका नाम, वहाँ एक कम्युनिटी चकालिया रिसेंट न्यूज में है बिकॉज इस कम्युनिटी का अपना एक लैंग्वेज है मधिका
और इन कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि इनके लैंग्वेज का इमिनेंट लॉस हो रहा है और उससे बचाने के लिए ये स्ट्रगल करने में अभी लगे हुए हैं। दैट्स वाई दिस लैंग्वेज वॉज इन न्यूज। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू मधिका लैंग्वेज 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज स्पोकन बाय चकालिया कम्युनिटी। दूसरा स्टेटमेंट है, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट। एंड द थर्ड वन इज, इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हव्यक कन्नड़ लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस आर गिवन। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट मधिका लैंग्वेज। इसे चकालिया कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जाता है। इट हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है और ये कन्नड़ के जैसा सुनने में लगता है, लेकिन है इससे बहुत डिफरेंट बिकॉज इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ तेलुगु, तुलु, कन्नड़ एंड मलयालम। हर तरह का टोन इस लैंग्वेज में आपको सुनने को मिलेगा। लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हव्यक कन्नड़, एन ओल्ड फॉर्म ऑफ कन्नड़। चकालिया कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि उनका जो यंगर जनरेशन है वो मलयालम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, बिकॉज आसपास के जो भी मार्केट हैं या फिर कोई और ऐसे मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन है वहाँ उन्हें मलयालम की ज़रूरत होती है, तो वो माधिका लैंग्वेज को अब पीछे छोड़ रहे हैं। दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर द चकालिया कम्युनिटी। नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट चकालिया कम्युनिटी। तो पहले ये कम्युनिटी नोमैडिक हुआ करता था एंड दे आर वर्शिपर्स ऑफ थिरुवेंकटरमना एंड मरियम्मा। सदियों पहले वे कर्नाटक के हिली रीजन से नदर्न मालाबार की ओर माइग्रेट कर गए थे। इनिशियली उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाता था, लेकिन अब उन्हें केरल गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड कास्ट में इंक्लूड कर लिया है। द मेंशन ऑफ कम्युनिटी कैन बी फाउंड इन द बुक कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडिया। ये इतने पुराने हैं एंड द क्वेश्चन का आंसर वो तो आपको मिल ही गया है। On this note, I conclude the topic. Hope you liked the video. Thanks for watching.